हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज के इस मैराथन क्लास में हम सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के लेके आए हैं और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न टेट एग्जाम में आए पीवाईक्यू हैं, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, आप समझ पाएंगे कि टीचिंग एग्जाम में प्रश्न आते कैसे हैं, उनकी भाषा कैसे होती है, ताकि आप जब पेपर देने बैठें तो आप प्रश्न को आसानी से समझ पाएँ और उसको सॉल्व कर पाएँ। और साथ ही आज हम उन टॉपिक से प्रश्न ज़्यादातर लिए हैं जो टॉपिक कि बार बार एग्जाम में कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जब हम पानी से भरी एक बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल कौन सा बल होता है? चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल या फिर पेशी बल? तो आंसर क्या हो जाएगा? पेशीय बल। अब पेशीय बल होता क्या है? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर सजीव प्राणियों के पेशियों द्वारा जो बल उत्पन्न होता है उसे पेशीय बल बोलते हैं। जैसे हम भागते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, कुछ भी एक्टिविटी किए, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो वो उसमें हम पेशीय बल का ही उपयोग कर रहे हैं। तो पेशीय बल क्या होता है? सजीव प्राणियों के पेशियों द्वारा उत्पन्न बल पेशीय बल कहलाता है। पेशियों द्वारा उत्पन्न बल पेशीय बल कहलाता है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? दौड़ना, कूदना, उछलना, किसी चीज़ को खींचना, नाचना, धकेलना, किसी चीज़ को धक्का देना, धकेलना, ये सारे कैसे इन सब क्रिया में, इन सारी फिजिकल एक्टिविटी में किस बल का उपयोग होता है? तो पेशीय बल का उपयोग होता है। जब हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गाना नहीं, नाचते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं, तो ये सारी जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय हम पेशीय बल या फिर मस्कुलर फोर्स का ही यूज कर रहे होते हैं। घर्षण बल क्या होता है? तो ये दो सतह के बीच लगता है, किसी भी दो सरफेस के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। अब घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, ये भी याद रखना है कि घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। विपरीत दिशा कैसे? अगर हम आगे की ओर चल रहे हैं तो घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा। वो सुने होंगे ना, लाला जी ने केला खाया, पैर के नीचे छिलका आया, लाला जी गिरे धराम। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कोई भी वस्तु है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है और उन कणों के बीच में हमेशा कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है या कुछ न कुछ इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इसी कारण घर्षण बल लगता है। तो पृथ्वी पर क्या होता है? पृथ्वी है तो पृथ्वी में छोटे छोटे इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर घर्षण बल कभी शून्य नहीं होता। पृथ्वी पर घर्षण बल शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता। अब केला का छिलका आ गया, अब छिलके में तो कोई इंटरमोलिकुलर स्पेस है ही नहीं, मतलब ये कैसा होगा? चिकना होगा। तो चिकनी सतह, जितनी ज़्यादा चिकनी सतह होगी उतना ही कम उसका घर्षण बल होगा, उसमें घर्षण उतना ही कम होगा। तो केले का छिलका कैसा था? चिकना था, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस थे नहीं, तो उसका घर्षण बल कम था। इसलिए अगर हम पृथ्वी के कांटेक्ट में, अगर लाला जी पृथ्वी के संपर्क में होते तो नहीं गिरते, पर उनका पैर किस पे पड़ा? केले के छिलके पे पड़ा, उसका घर्षण बल कम था, यानी उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कम था, जिसकी वजह से उसमें घर्षण कम लगा और वो गिर गए। तो घर्षण बल क्या होता है? दो सतह के बीच लगने वाला बल है। ये गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगर कोई व्यक्ति आगे की तरफ चल रहा है तो उसमें पीछे की तरफ जो बल ये जो घर्षण बल है वो पीछे की तरफ लगता है। घर्षण बल के कुछ उदाहरण हैं। क्या क्या घर्षण बल के उदाहरण हैं? खाने को चबा पाना, अगर हम खाने को चबा पाते हैं तो घर्षण बल के कारण ही है। वाहनों में ब्रेक जो लगता है, वाहनों में
ब्रेक घर्षण बल के कारण ही लगता है, और साथ ही घर्षण बल के कारण ही जो मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं, मशीनों के पुर्जे घर्षण बल के कारण ही घिसते हैं, कारण ही घिसते हैं। अगला कौन सा बल है? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल ये क्या होता है? तो यह ब्रह्मांड का दूसरा सबसे प्रबलतम बल माना जाता है। पहला नाभिकीय बल होता है, सबसे प्रबलतम बल या सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? नाभिकीय बल होता है। ये दूसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स या प्रबलतम बल होता है। यह केवल चुंबक और आवेश जैसी विशेष संरचना पर लगता है, यानी हर किसी पे चुंबकीय बल नहीं लगता। यह केवल चुंबक और आवेश इन्हीं के मध्य लगता है। चुंबकीय बल क्या होता है? ये दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। यह केवल चुंबक और आवेश के मध्य लगने वाला बल है। ये मध्यम दूरी पे लगता है, ये मध्यम दूरी पे लगता है, बहुत बड़ी दूरी पे या बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे नहीं लगता। ये मध्यम दूरी पर लगने वाला बल है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक वेक्टर बॉर्न डिसीज है? हैजा, एड्स, मलेरिया या फिर टीबी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मलेरिया। अब वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन सी होती हैं? वेक्टर बॉर्न डिसीज यानी जो किसी वाहक के द्वारा फैलाई जाती हैं, किसी वेक्टर के द्वारा या किसी वाहक के द्वारा फैलाई जाती हैं। तो ऐसे बीमारी जो कि मच्छर, टिश्यू, पिस्सू या फिर वेक्टर के द्वारा या काटने से या उनके द्वारा फैलाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वेक्टर बॉर्न डिसीज कहलाती हैं। और ये वेक्टर क्या करते हैं? तो ये वेक्टर अपने साथ वायरस ले जाते हैं, बैक्टीरिया ले जाते हैं या फिर कोई भी परजीवी ले जाएंगे और ले जाके मनुष्य के अंदर क्या करते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं और मनुष्य को संक्रमित कर देते हैं और उनको बीमार कर देते हैं। तो ये सारी बीमारियां क्या कहलाती हैं? वेक्टर बॉर्न। अब वेक्टर बॉर्न डिसीज में कौन कौन सी आती हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार, ये सारे वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं, यानी किसी न किसी वाहक के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो ऐसी बीमारी जो मच्छर, टिश्यू या फिर वेक्टर यानी वाहक के द्वारा किसी अन्य वाहक के द्वारा फैलाई जाती हैं या फिर के काटने से फैलती हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीज कहलाती है। और ये वेक्टर क्या करते हैं? अपने साथ वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर अन्य कोई परजीवी ले जाते हैं और ले जाके मनुष्य की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं या फिर संक्रमित कर देते हैं। संक्रमित कर देंगे और मनुष्य को बीमार कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं और बीमार कर देते हैं। अब इसमें कौन कौन सी बीमारी हैं जो वेक्टर बॉर्न है? मलेरिया, ये मादा एनाफिलिस से होती है। डेंगू, ये एडीज मच्छर से होता है, मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, एडीज मच्छर के द्वारा। चिकनगुनिया, काला आजार, ये काला आजार सैंड फ्लाई या फिर रेत मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। तो ये सारी बीमारी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार ये कैसी बीमारी हैं? वेक्टर बॉर्न डिसीज, यानी किसी न किसी वाहक के द्वारा फैलाई जाती हैं या वाहक के फैलाने से उत्पन्न होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां होती हैं? डीएनए के पास, आरएनए के पास, प्रोटीन के पास या फिर नाभिक के पास? तो आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए के पास। डीएनए के पास अगली पीढ़ी की जानकारी होती है। डीएनए ये हमारे शरीर का आनुवांशिक पदार्थ होता है।
अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बहुलक भी कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बहुलक कहा जाता है। बहुलक यानी किसी मोनोमर से मिलकर जो बना होता है, या किसी एक इकाई से, किसी एक जैसी बहुत सारी इकाइयों से मिलकर जो बना होता है, उसको बहुलक कहा जाता है। अब डीएनए कुछ पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसमें पहला है शुगर। शुगर यानी शर्करा से मिलकर बना होता है। दूसरा है एसिड यानी अम्ल से मिलकर बना होता है। तीसरा है बेस। तो डीएनए किससे मिलकर बना होता है? शुगर, एसिड और बेस। तो शुगर में ये डीऑक्सीराइबोज प्रकार की पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोज प्रकार की पेंटोज शुगर से मिलके बना होता है। एसिड में ये न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है। न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है। और बेस में इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, या फिर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जिनको शॉर्ट में ATCG कहा जाता है। ए यानी एडिनिन, टी यानी थायमीन, सी यानी साइटोसिन, और जी यानी ग्वानिन। तो ये 4 प्रकार के क्षार से मिलकर बना होता है। एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडिनिन और थायमीन के बीच डबल हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। डीएनए का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, पता है। डीएनए एक डबल हेलिक्स रूप में पाया जाता है। डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है। डीएनए डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मजबूत और गैर लचीली संयोजी ऊतक होता है टेंडन, कार्टिलेज, हड्डी या फिर लिगामेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? हड्डी। यह मजबूत और गैर लचीली यानी फ्लेक्सिबल नहीं होता और मजबूत होता है। और हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। टेंडन भी संयोजी ऊतक है। टेंडन मांसपेशी को बोन से जोड़ता है। बोन यानी हड्डी से जोड़ता है। टेंडन का काम क्या है? मसल्स टू बोन को जोड़ने का काम करता है। और लिगामेंट ये बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, या फिर बोन टू बोन को जोड़ता है। बोन टू बोन। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट का है, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम टेंडन का होता है। और हड्डी मजबूत होती है और गैर लचीली यानी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। एक परमाणु के नाभिक की खोज किसके प्रयोग के द्वारा की गई थी? जे थॉमसन के प्रयोग, चैडविक प्रयोग, रदरफोर्ड का स्वर्णपन्नी प्रयोग, या मिल्कन का तेल ड्रॉप प्रयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड का स्वर्णपन्नी प्रयोग। जे थॉमसन का जो प्रयोग है, इसको क्या बोलते हैं? इसको जे थॉमसन के प्रयोग को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने परमाणु की संरचना को एक गोले के जैसा बताया। इन्होंने परमाणु की संरचना को गोलीय बताया, यानी एक गोले के जैसे बताया। इन्होंने अपने मॉडल की तुलना एक तरबूज से की थी। इन्होंने क्या कहा कि जो ये तरबूज है, वही गोल कलर का तरबूज है, इसमें जो लाल कलर का भाग है वो प्लस है। लाल कलर का भाग है, जितना भी लाल कलर का भाग है वो सारे प्लस हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज है। और बीच में जो बीज धंसे होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? बीच बीच में जो दूर दूर बीज धंसे होते हैं वो सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो बीज होते हैं, बीज को इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। और बाकी जो लाल कलर का पार्ट है, लाल पार्ट को प्रोटॉन कहा।
प्रोटॉन यानी वो सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यानी इन्होंने लाल भाग को प्रोटॉन और काले वाले जो बीज होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन कहा। अब इस मॉडल के परिणाम क्या रहे, इसका रिजल्ट क्या रहा, तो इन्होंने कहा कि परमाणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बिल्कुल इक्वल मात्रा में यानी बराबर मात्रा में उपस्थित होता है। जितना ही पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे तो यानी इनके द्वारा ये माना गया कि जो परमाणु होता है वह उदासीन होता है। अब जब पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा, नेगेटिव चार्ज भी उतना होगा, तो कुल मिला के परमाणु कैसे हो जाएगा, उदासीन यानी न्यूट्रल हो जाएगा। तो जे थॉमसन का क्या मानना था कि इसमें परमाणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, जिसके कारण कोई भी परमाणु उदासीन होता है। यह मॉडल फेल हुआ। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने अल्फा किरणों को पास कराया। और अल्फा किरणों को पास कराने के बाद देखा अल्फा किरण जा रही, अल्फा किरण को पास कराया और देखा कि जो 99% किरण हैं वह उसको पन्नी को पास कर गई या उससे निकल गई। सिर्फ 1% किरण ही उससे परावर्तित होकर आई, जिससे ये पता चला कि जो पूरा एटम है वो खोखला है, क्योंकि यहाँ से किरण निकली पास हो गई, यहाँ से किरण निकली पास हो गई, यहाँ से निकली, सारी किरण क्या हो गई, पास हो गई। कुछ किरण ही यहाँ से केंद्र से परावर्तित होकर आई। तो इसमें यह पता चला कि जो पूरा एटम है वो खोखला है और जो मास होता है वो नाभिक का होता है। परमाणु का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो केवल नाभिक का होता है, क्योंकि नाभिक में ही कुछ तो ऐसा है जो कि प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। इन्होंने लगभग 12,000 कणों को गुजारा था, जिसमें से केवल एक कण ही वापस आ गया था। तो ये किसका मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था। आई होप आपको जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। वस्तु के पीछे 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, वस्तु के पीछे 10 सेंटीमीटर बनेगा, या फिर दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब समतल दर्पण के नियम क्या है कि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। वस्तु जितनी ऊंची होगी उतनी ही ऊंची प्रतिबिंब होगी, यानी उसकी इमेज बनेगी। तो इसमें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। और वस्तु से दर्पण की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु, दर्पण और प्रतिबिंब, तो वस्तु से दर्पण की दूरी जितनी होगी, मान लो 5 सेंटीमीटर है, उतनी ही दूर पे दर्पण से प्रतिबिंब भी बनेगा। इसीलिए जब वस्तु को समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण का रूल ही यही है कि वस्तु से दर्पण के बीच जितनी दूरी रहेगी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच भी उतनी ही दूरी होगी। समतल दर्पण में जो भी इमेज बनती है, समतल दर्पण में जो भी इमेज बनेगी वो सारी कैसी होंगी, आभासी। आभासी क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रही ना, आभासी होगी। और जो भी इमेज दर्पण के पीछे बनेंगे वो कैसी होंगी, सीधी होंगी। अवतल उत्तल दर्पण जब मैंने पढ़ाया था तब आपको ये बताया था आभासी और सीधा और वास्तविक और उल्टा का कॉन्सेप्ट कि कब और कैसे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब लेटरली इन्वर्टेड बनती है, यानी पार्श्वली उल्टा बनती है। अब पार्श्वली इन्वर्टेड लेटरली इन्वर्टेड क्या होती है, तो जैसे लेफ्ट को वो क्या बता देगा, लेफ्ट को राइट की तरफ रख देगा और राइट लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, इसको बोलते हैं पार्श्वीय उल्टा प्रतिबिंब बनती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है। अब एक कैसे होती है, आवर्धन क्षमता को m लिखते हैं HI/HO। HI यानी हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई,
और HO क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई। अब क्योंकि अभी पढ़ा है हमने कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई समान होती है, तो जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई समान होगी तो आवर्धन क्षमता 1 हो जाएगी। आवर्धन क्षमता 1 हो जाएगी। आवर्धन क्षमता भी 2 कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अगर प्रतिबिंब सीधा होगा तब तो आवर्धन क्षमता +1 होगी, पर अगर प्रतिबिंब उल्टा बना यानी इमेज उल्टी बनी तब जाके आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, आभासी के साथ साथ प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, मीथेन गैस का जलना, कपूर का ऊर्ध्वपातन या कॉफी में चीनी का घोलना। तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें रंग चेंज हो, जिसमें रंग चेंज हो, स्वाद चेंज हो, स्मेल चेंज हो, यानी उसका वास्तविक गुण ही बदल जाए। पदार्थ का अगर वास्तविक गुण ही बदल जाता है, वास्तविक गुण बदल जाता है तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। जबकि जो फिजिकल चेंज होता है यानी फिजिकल चेंज यानी शारीरिक परिवर्तन यानी देखने में जो चेंजेस होते हैं, तो उसमें क्या रहता है, पदार्थ का गुण बरकरार रहता है, पदार्थ का गुण सेम रहता है, उसकी प्रॉपर्टी या गुण सेम नहीं, मतलब नहीं बदलता है। पर रासायनिक परिवर्तन है इसके पदार्थ का गुण ही बदल जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अगर किसी वस्तु के पदार्थ के रंग में चेंज हो रहा है, स्वाद में चेंज हो रहा है, स्मेल में चेंज हो रहा है, या पदार्थ का वास्तविक गुण जो है वही बदल रहा है, तो किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में। जैसे जलना है, पाचन है, ये सारे रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। जलना, किसी चीज़ का जलना, पाचन, पाचन हो गया, और सड़ना, सड़ना इसमें स्मेल में चेंज हो जाएगा, पाचन में इसका गुण बदल जाएगा, जलना, ये सारे किस में आ जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन में। तो बाष्पीकरण ये फिजिकल चेंज में आएगा, केमिकल चेंज में नहीं आएगा। ऊर्ध्वपातन में फिजिकल चेंज में आएगा, इसमें उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। घोलना भी फिजिकल चेंज में आएगा, जबकि मीथेन का जलना ये केमिकल चेंज में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे किसका उपयोग करते हैं? CO2, नाइट्रेट, फॉस्फेट और सूर्य के प्रकाश का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य का प्रकाश का, या फिर ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और सूर्य के प्रकाश का, या ऑक्सीजन, नाइट्रेट, सल्फेट और सूर्य के प्रकाश का। तो भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज लवण और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है? केवल पूरी ऊष्मा परावर्तित होती है, केवल पूरी ऊष्मा अवशोषित होती है, केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित होती है, या ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है, परावर्तित भी हो सकती है और प्रसारित हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है, परावर्तित भी हो सकती है और प्रसारित हो सकती है। अब ऊष्मा स्थानांतरण की कुछ विधियां होती हैं, तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं। एक होती है चालन, दूसरी संवहन और तीसरी हो जाती है विकिरण। तो चालन में जो पार्टिकल हैं या जो कण हैं, तो ये कण वास्तविक गति नहीं करते हैं, कण गति नहीं करते हैं, बल्कि अपने ही जगह पे वाइब्रेट होते हैं यानी कंपन करते हैं, और कंपन के थ्रू ही एक परमाणु से या एक अणु से दूसरे अणु में ऊर्जा का या ऊष्मा का ट्रांसफर करते हैं। तो कण कंपन के द्वारा हीट को ट्रांसफर करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं। ये हो गया चालन में। और चालन यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि होती है, चालन ही ये ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि होती है, सबसे धीमी होती।
जनरली जो चालन विधि है यह ठोस पे, द्रव पे और गैस पे तीनों पे होती है, पर ठोस में केवल और केवल चालन होता है। चालन वैसे तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकती है, पर ठोस में केवल और केवल चालन विधि द्वारा ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, द्वारा ऊष्मा ट्रांसफर होती है। अब इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि जो ठंड के टाइम पे या शीत ऋतु में लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोहा है या धातु है या ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। पहले देखते हैं ऊष्मा के चालक कौन है और ऊष्मा के कुचालक कौन है। ऊष्मा के चालक में आ जाएगा चांदी, कॉपर और सोना। अब कुचालक में कांच, लकड़ी और ह्यूमन, ये ऊष्मा को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो अब इसमें जो लकड़ी है, लकड़ी की कुर्सी क्यों ठंडी नहीं हुई? लकड़ी की कुर्सी इसलिए नहीं ठंडी हुई, दो कुर्सियां हैं, एक लोहे की है और एक लकड़ी की है। तो लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी हो जाती है, अधिक ठंड, और लकड़ी की कुर्सी नहीं हुई क्योंकि यह ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। कुचालक होती है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है, इसीलिए लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी हो जाती है और लकड़ी की कुर्सी ठंडी नहीं होती है। दैनिक जीवन में भी कुछ उदाहरण हैं जो ऊष्मा के चालन के हैं। जैसे खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है उसके हत्थे, जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है, हत्था होता है, वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, लकड़ी के हत्थे बनाए जाते हैं। तो लकड़ी के हत्थे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है और यह ऊष्मा का ट्रांसफ़र नहीं करेगी, जिससे कि हम उस जलेंगे नहीं, हत्थे को पकड़ के बर्तन नीचे रख सकते हैं। और जो एक और है एग्जाम्पल, जो दो पतले पतले कंबल एक मोटे कंबल के अपेक्षा अधिक गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो पतले पतले कंबल के बीच एक परत बन जाती है जिसमें वायु भर जाती है और वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती है, यानी ऊष्मा को, बॉडी से जो भी ऊष्मा निकलती है, टेम्परेचर निकलता है, उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देती है। इसलिए दो पतले कंबल एक मोटे कंबल से अधिक गर्म होता है। दूसरी विधि है ऊष्मा ट्रांसफ़र की, वो है संवहन। यह लिक्विड में होती है। इसमें क्या है कि जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं या किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो ऊपर के जो नीचे के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर चले जाते हैं, गर्म होके ऊपर चले जाते हैं, तो जिसके वजह से नीचे का घनत्व कम हो जाता है, घनत्व यानी डेंसिटी नीचे कम हो जाती है, जिससे जगह यहाँ नीचे, अब नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर चले गए तो यहाँ जगह खाली हो गई, जगह खाली हो जाती है, तो ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल नीचे चले आते हैं, ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल नीचे चले आते हैं और वो हीट पाके गर्म होने लगते हैं। तो यह विधि क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। अब विकिरण विधि क्या होती है? तीसरी विधि है विकिरण। विकिरण ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि होती है। यह ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है, सबसे तेज विधि होती है। विकिरण प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यह प्रकाश की चाल से चलती है, यह प्रकाश की चाल से चलती है। जो सूर्य के प्रकाश है वो पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा ही आता है, तो सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर आना, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर आना, ये विकिरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, पृथ्वी पर आना। ये सारे किसके हैं? विकिरण प्रक्रिया का उदाहरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ध्वनि प्रदूषण का कारण है, यानी ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है? कैंसर, अति तनाव, बहुत तेज बुखार या फिर मधुमेह। तो कैंसर ये कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के द्वारा होता है या अनियमित विभाजन के कारण कैंसर होता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता है। बहुत तेज बुखार, ये भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ये ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। मधुमेह भी ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता है, इंसुलिन हार्मोन के अल्प श्रावण के कारण होता है। तो अति तनाव यह ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है,
दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके डेड डैश में अंतर के आधार पर किया जाता है। घनत्व में अंतर के आधार पर, आयतन, अपवर्तक सूचकांक या फिर द्रव्यमान। तो आंसर क्या हो जाएगा? दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके घनत्व में अंतर के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है, यानी कड़ी की तरह रखा जाता है, क्योंकि वह स्वयं को विघटित करने में सक्षम होता है, होस्ट के शरीर के अंदर क्रिस्टल की तरह रहता है, केवल होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं, आदिम जीव होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल होस्ट के शरीर के अंदर ही रह सकते हैं वायरस। ये वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जब होस्ट सेल के अंदर आ जाएंगे, किसी सजीव के अंदर आते हैं, तो ये जीवित हो जाता है, जीवित हो जाएगा। वायरस अमर होता है, ये मरता कभी नहीं, बस होस्ट के या फिर सजीव के अंदर आएगा तो जीवित हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और जब यह होस्ट से बाहर जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो यह निर्जीव हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए इसको जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है, कड़ी की तरह रखा जाता है। अगला प्रश्न है, शाम 8:30 बजे ऑडोमीटर की रीडिंग 5845 किलोमीटर है। यदि ऑडोमीटर रात 9 बजे 5890 किलोमीटर रीड करता है, तो वाहन की चाल क्या होगी? तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी होगी? पहले 5845 थी, बाद में 9 बजे 5890 हो गई, यानी 90 माइनस 5845, यानी दूरी कितनी आ जाएगी? 45 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। टाइम कितना हुआ? 8:30 से 9 बज गए, यानी टाइम हो जाएगा 30 मिनट चला। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 45 किलोमीटर। अब क्योंकि आंसर किलोमीटर पर मिनट में ही पूछा है, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। और टाइम कितना हो जाएगा? 30 मिनट। कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर मिनट। 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30। तो चाल कितनी आ जाएगी? स्पीड यानी चाल कितनी आ जाएगी? चाल आ जाएगी 1.5 किलोमीटर पर मिनट। अगला प्रश्न है, पित्त रस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है, जो उसके डेड डैश कहलाने वाले स्राव अंग के पास स्थित होता है। प्लीहा, अग्नाशय, आमाशय या फिर यकृत। तो पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है? पित्त रस का भंडारण होता है यकृत में। आंसर क्या हो जाएगा? ना, यहाँ पे भंडारण नहीं पूछा है, पूछा है कि पित्त रस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है, जो उसके डेड डैश कहलाने वाले स्राव अंग के पास स्थित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत के पास वह स्थित होता है। यकृत का कार्य क्या होता है? बाइल जूस को बनाता है, वह निकालता है। यकृत का काम क्या है? ये बाइल जूस को बनाता और निकालता है। साथ ही यह फैट को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। ये सारे यकृत के काम ही हैं। ग्लाइकोजिनेसिस करता है। ग्लाइकोजिनेसिस यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजन में बदलना, ये कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस करता है। साथ ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? वापस से ज़रूरत पड़ने पे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज में बदलना। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस।
साथ ही लीवर डी एमेनीकरण या फिर बी एमेनीकरण उसको बोलते हैं, बी एमेनीकरण का भी काम करता है। यानी ये अमीनो एसिड से अमोनिया बनाएगा, अमोनिया को अलग करेगा और फिर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लीवर का और क्या काम करता है? ये बी एमेनीकरण, बी एमेनीकरण यानी अमीनो एसिड से अमोनिया बनाएगा और फिर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देगा। और ये अमोनिया से यूरिया में बदलने की क्रिया ये ऑर्निथिन साइकिल द्वारा कंप्लीट होती है, ऑर्निथिन साइकिल द्वारा कंप्लीट होती है। लीवर में विटामिन ए, डी, ई, के और साथ ही B12 स्टोर रहता है। तो लीवर में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के यानी सारे वसा में घुलनशील विटामिन और साथ ही B12 को स्टोर करने का काम लीवर करता है। लीवर हिपैरिन का भी सिंथेसिस करता है, ये हिपैरिन का सिंथेसिस करता है। हिपैरिन एक ये थक्का रोधी पदार्थ होता है, तो इसका सिंथेसिस लीवर करता है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी निराविषीकरण का कार्य करता है, निराविषीकरण। तो लीवर निराविषीकरण का कार्य करता है, यानी जो भी विष है उसको विषहीन करेगा, उसको निराविष करेगा। भ्रूणी अवस्था में रक्त का निर्माण लीवर में ही होता है। जब बच्चा भ्रूण में होता है तो उस समय ब्लड लीवर में ही फॉर्म होता है, ब्लड का निर्माण भ्रूणी अवस्था में। भ्रूणी अवस्था में। तो आई होप आपको लीवर के सारे फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल या फिर चुंबकीय बल? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ये गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है और ये हर एक पिंड के बीच में जो भी चीज़ें मौजूद है सभी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है, ये प्रतिकर्षक नहीं होता है, हमेशा आकर्षक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पिछले वीडियो में हमने अच्छे डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको देखना है तो आप पिछली वीडियो, अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। HIV एड्स रोग नहीं फैलाता है। HIV संक्रमित रक्त से, बिना उबली सुई के प्रयोग से, मच्छर के काटने से या फिर असुरक्षित यौन संबंध से। तो एड्स रोग कब नहीं फैलेगा, किससे नहीं फैलेगा? तो HIV संक्रमित रक्त से फैलेगा। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी नॉर्मल व्यक्ति के शरीर पे डाल दिया जाता है, उसको रक्तदान कर दिया जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को भी HIV हो सकता है। तो इससे होगा, HIV फैल सकता है। बिना उबली सुई के प्रयोग से, इससे भी हो सकता है। अगर हम सुई को स्टेरिलाइज्ड नहीं करेंगे तो वो सुई अगर किसी HIV संक्रमित व्यक्ति को लगी होगी तो यह दूसरे यानी नॉर्मल व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकती है। मच्छर के काटने से HIV रोग कभी नहीं फैलता है, क्योंकि मच्छर के लार्वा में कुछ ऐसे पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। मच्छर के लार्वा में कुछ ऐसे पदार्थ प्रेजेंट होते हैं जो कि HIV जो वायरस होता है उसको मार देते हैं, यानी मच्छर के काटने से कभी HIV रोग नहीं होता है। असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स की पहचान के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए या फिर टाइफाइड की पहचान के लिए? तो टाइफाइड की पहचान के लिए, इसके लिए सिक टेस्ट किया जाता है, पढ़ा था पिछले वीडियो में। एलिसा परीक्षण ये एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। यह HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस रोग में रोगी की जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो जाती है। एड्स में रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमज़ोर हो जाती है।
प्रतिरक्षा प्रणाली या फिर प्रतिरोधक क्षमता भी बोलेंगे, या धीरे धीरे कम होती जाती है या बहुत कमज़ोर होती जाती है, जिसके वजह से जो छोटी छोटी बीमारी है ये बड़ा रूप ले लेती है। जैसे जुकाम है, आम सर्दी जुकाम, ये टीबी जैसे टीबी बन जाता है। आम सर्दी जुकाम हुआ, सर्दी जुकाम, ये टीबी बन जाता है। सर्दी जुकाम टीबी हो जाएगा। तो इसमें कोई भी छोटी बीमारी ये बड़ा रूप ले लेती है। तो एड्स के कारण कुछ मतलब एड्स के कुछ सिम्टम्स होते हैं। एड्स के कारण बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे शरीर के भार में तीव्रता से कमी होती है, भार कम होता है, भार कम होने लग जाएगा, तेजी से भार कम होगा। रात में पसीना आएगा, रात में पसीना आएगा। और किसी भी सामान्य नॉर्मल सी बीमारी एक लंबे समय तक रही आएगी। कोई भी नॉर्मल बीमारी है, बीमारी लंबे समय तक रहना, लंबे समय तक रहना, ये सारे एड्स के सिम्टम हैं। जैसे हैजा, थकान, बुखार, सिर दर्द, ये सूजन, ये सारे एड्स में लक्षण दिखाई देते हैं। तो एलिसा परीक्षण, इसी के एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये एलिसा का फुल फॉर्म है। एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा परीक्षण, एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है फैराडे, फर्मी, न्यूटन या फिर रदरफोर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर पर सेकेंड में, रेडियन में या फिर वाट में? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फिर फर्मीमीटर? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर होती है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्मीमीटर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।